मैंने अभी बात की कि जब ब्रांड को आज की डेट में लगता है ना मैं ब्लिंकिट पे हूँ, मैं ज़ेप्टो पे हूँ, तो मैं क्विकली ग्रो कर जाऊँगा। क्या ये सच है? आज की डेट में कस्टमर नेचुरली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हैं। समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी एक ब्रांड जो ई-कॉमर्स के ऊपर आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? मेरी लास्ट वीक ही अमेज़न की टीम से बात हुई थी, काफ़ी डिस्कशंस थी, तो मैंने भी उनको ये पॉइंट रेज़ करा कि आपको लगता है कि आप लोग रेस में पीछे रह गए हैं? उनका जवाब ये था कि ये एक और सेकंड थिंग हम सबको जो समझना चाहिए, जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है कि जितनी जल्दी हम लिस्ट हो सकते हैं, उससे हम बहुत जल्दी डीलिस्ट भी हो सकते हैं। डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि दैट ऑल्सो जो एंट्री बैरियर था कि पहले मुझे पूरे एक स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटोग्राफी और कैटलॉग बनवाने के लिए, वो आज मैं घर से एक छोटे स्टूडियो से भी काम कर सकता हूँ। बहुत सारी हम लोगों में मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हम प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और कस्टमर्स आके ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि ऑर्गेनिक विजिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म से बहुत लिमिटेड है। आज की डेट में जो हम जिन ब्रांड से बात करते हो, जो समझते हैं, टाइम एक बहुत वैल्यूएबल एसेट हो गया है। टाइम टू मार्केट जो हमारे आज की डेट में एक मेट्रिक हो गया सबके लिए, कि आज की डेट में मैं मार्केट में कितनी जल्दी हिट कर सकता हूँ। अगर वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है तो 100% एक एक्सपर्ट के पास जाइए। बट अगर मैं एक सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा एडवाइस ये रहता है ऐसी किसी कैटेगरी में ना एंटर करिए जहाँ पे ब्रांडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये 3-4 टूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक डिमांड स्टडी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी डिमांड आ रही है। इन टूल्स का फ़ायदा ये होता है, ये आपको 2-3 चीज़ों की एस्टिमेशंस देते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा। बहुत सारे टॉप सेलर्स आप देखेंगे टॉप प्रोडक्ट्स के ई कॉमर्स में जाके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और उस रिव्यूज़ के एनालिसिस करते हैं। वो रिव्यूज़ के एनालिसिस आपको एक बहुत ही कम सेलर्स हैं इंडिया में जो अपनी एंड टू एंड पेमेंट्स रिकंसाइल कर पाते हैं, बहुत ही कम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमेज़न और ब्लिंकिट या कोई भी है चार्ज कैसे करते हैं। एक चीज़ है कॉल्ड द 80-20 रूल। अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी देखेंगे, हर कंपनी में ये एप्लीकेबल होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड द हीरो प्रोडक्ट। तो हम समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस का हीरो प्रोडक्ट क्या है। जिस दिन आप वो हीरो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कहने का मतलब है जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कस्टमर है ना, उनको आप एडवर्टाइजिंग दिखाओगे ना, वो एडवर्स होंगे आपसे। बट अगर आप उनको क्रिएटिव कंटेंट दिखाओगे, दे विल बिकम अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स होता है कि जो मेरे को पता चले कि ये 5 डार्क स्टोर ऐसे हैं जहाँ से मेरा सेल अच्छा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना माल भेजूँ रेदर देन कि मेरा माल बहुत सारा ऐसा एक वेयर हाउस में पड़ा ही रह जाए और वो गवर्नमेंट के कोई भी न्यू रेगुलेशंस और लॉज आते हैं, इसके लिए तो इंडस्ट्री को पिवट उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर क्विक कॉमर्स पे मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे कितना बजट लेके चलना चाहिए? अगर लेट्स सपोज मेरा 1 लाख का ओवरऑल बजट है, तो मार्केटिंग के लिए मुझे क्या बजट डिसाइड करना चाहिए? अगर आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो पे। देखिए, आज की डेट में कोई भी ब्रांड हो, स्पेशली मैं अगर D2C या ई-कॉमर्स ब्रांड की बात करूं, जैसे हम लोग उनसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो भाई आपको सक्सेसफुल कहाँ पे होना है, तो उनके माइंड में ना 2-3 प्लेटफॉर्म्स के नाम ही आते हैं। जैसे ही वो ई-कॉमर्स ब्रांड की सक्सेस की बात करते हैं आजकल, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2026 के जनवरी मंथ की ही बात कर लूं, तो उनके माइंड में सबसे पहले नाम आएगा कि मुझे अगर सक्सेसफुल होना है तो मेरा प्रेजेंस ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और इससे रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे होना ज़रूरी है। बट आज के जो गेस्ट हैं उनसे हम जानेंगे, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, मोर देन डेकेड का एक्सपीरियंस है इन सारे ब्रांड्स के साथ में काम करके, जो कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रोथ जर्नी है, उसके जो ग्रोथ जर्नी का जो कोर वो समझते हैं कि एक्चुअली में सक्सेस है नहीं है, होगा नहीं होगा, उनको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, अमोघ सचदेव सर का। थैंक यू सो मच प्रणव एंड योगेश, वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप दोनों को सबसे पहले एक हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5000 सब्सक्राइबर्स, दैट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को जी। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारा प्यार मिल रहा है व्यूअर से। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट जर्नी है, बट जिस तरीके का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि इस एक्साइटमेंट को आज एक नया रूप मिलेगा और उन सारे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन भी सर उसी से लेना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बात की कि जब ब्रांड को आज की डेट में लगता है ना मैं ब्लिंकिट पे हूँ, मैं ज़ेप्टो पे हूँ या किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं क्विकली ग्रो कर जाऊँगा। क्या ये सच है? क्या ये रियलिटी है? देखिए, जब भी आप कस्टमर समझेंगे, आप वहाँ पर जल्दी ग्रो कर पाएंगे जहाँ पर आपके कस्टमर्स जल्दी आके शॉप करना चाहते हैं। हम्म। आज की डेट में कस्टमर्स नेचुरली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हैं।
तो आप धीरे धीरे एक डिमांड शिफ्ट भी देख रहे हैं कस्टमर्स के कंजम्पशन पैटर्न्स की तरफ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके कस्टमर्स भी जो पहले अमेजोन से लेते थे वो ब्लिंकिट पे ले रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसलिए ब्रांड्स को वैलिडेट कर रही है कि हमारे पास क्विक कॉमर्स में ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आप आज की डेट में स्टैट्स देखेंगे और समझेंगे क्विक कॉमर्स, तो क्विक कॉमर्स की पेनिट्रेशन ई कॉमर्स से बहुत कम है। ठीक है, हमारे पास अगर हम मार्केट लीडर ब्लिंकिट की बात करें तो उनके पास भी खाली 1800 डार्क स्टोर है, और इंडिया जैसी पॉपुलेशन के लिए वो एक मिनिसिक्यूल या फिर बहुत ही मिनिसिक्यूल नंबर है हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए। तो अगर हम नेक्स्ट फ्यूचर देखेंगे जो हमारी ई कॉमर्स का आ रहा है, उसकी ग्रोथ में क्विक कॉमर्स डेफिनेटली ज़्यादा फास्टर ग्रो करेगा देन ई कॉमर्स। राइट, और उसमें भी मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम जो उनकी जो कैपेसिटी है वो मेट्रो सिटीज़ में या टियर 1 में और सम हाउ टियर 2 में, बट टियर 3 में अभी भी गैप होगा बहुत बड़ा। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी जो मेजर कैपेसिटीज़ हैं, आई वुड से अबाउट 50 या 60% कैपेसिटीज़ अब हमारी मेट्रोज में कॉन्सेंट्रेटेड है। हाउएवर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ मिल रही है, बिकॉज वहाँ पर आज की डेट में डिस्पोजेबल इनकम्स ज़्यादा हो रही हैं जी। एंड इवन इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी पेइंग फॉर कन्वीनियंस। आज की डेट में अगर आप कोई भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर हर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आज की डेट में कन्वीनियंस है। जी। तो आपकी जैसे कन्वीनियंस ग्रो करेगी और उसकी डिमांड ग्रो करेगी, आप देखेंगे पेनिट्रेशन इंडिया में ग्रो करेगा। मैं सर समझना चाहूँगा इससे अमोक जी आपसे कि मैं एक ब्रांड हूँ और मैं लिस्ट होना चाहता हूँ ब्लिंकिट के ऊपर या किसी भी क्विक कॉमर्स के ऊपर, तो मेरी वो जर्नी कैसे है? क्योंकि जब वो किसी कंसल्टेंट के पास आता है तब उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि मेरे को करना क्या क्या है। तो बीइंग आज आप हमारे साथ में हैं तो वही चीज़ समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी एक ब्रांड जो ई कॉमर्स के ऊपर आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? ओके, सो पहले तो समझते हैं कि जर्नी रहती कैसे है और कैसे करनी चाहिए। सबका जर्नी अलग अलग होती है। मैं कैसे करना चाहूँगा मैं आपको वो बताता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम ई कॉमर्स पे स्पेंड करना चाहूँगा बिफोर मैं क्विक कॉमर्स हिट करूँ। उसका रीज़न ये है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट मेरे लिए बहुत हैवी बर्न नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा बिजनेस समझ पाऊँगा। तो पहले 2 या 3 महीने मैं अपना ब्रांड अमेज़ॉन पे लॉन्च करूँगा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बड़े सिंपल सेलर पोर्टल्स देते हैं जहाँ पे आप क्विकली जाओ, रजिस्टर करो, अपना ब्रांड को सेल करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा मार्केटिंग करो, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग करो, थोड़ा सा डिस्काउंटिंग करो, थोड़े से एनालिटिक्स और बिजनेस समझो। उसके बाद जब मेरे को लेवल 1 या फिर थोड़ा सा एक समझ में आएगा, तब मैं जाके एक क्विक कॉमर्स में इनरोल करूँगा। क्विक कॉमर्स में भी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ने ऑलमोस्ट ओपन चैनल्स कर लिए हैं जहाँ पर हम जाके ओपनली रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू देयर सेलर हब्स। एक उनकी लिस्टिंग फीस होती है, आई थिंक 25,000 होती है ब्लिंकिट पे, जहाँ पर आप पे करके अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करके उनके डार्क स्टोर्स और वेयर हाउस में बेच सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब भी आप क्विक कॉमर्स में लॉन्च करें और आपके पास कोई भी रिकग्निशन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपका सेल्स का पोटेंशियल बहुत लो होता है। अगर हम सब शॉपर हैं तो मैं कभी क्विक कॉमर्स के पेज 2 या पेज 3 पे गया नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। एंड आई एम श्योर आपका भी एक सिमिलर पैटर्न होगा। तो अगर हम एक बिल्कुल ही न्यू ब्रांड को क्विक कॉमर्स लेके जाते हैं, उसका फेलियर रेशो बहुत हाई हो जाता है। अगर मुझे आज ब्रांड लॉन्च करना है तो मैं थोड़ी सी विजिबिलिटी बनाऊंगा थ्रू अदर चैनल्स और क्विक कॉमर्स पे लेके जाऊंगा। और सेकंड थिंग, हम सबको जो समझना चाहिए, जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, कि जितनी जल्दी हम लिस्ट हो सकते हैं उससे हम बहुत जल्दी डीलिस्ट भी हो सकते हैं। डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि एक डार्क स्टोर में ब्लिंकिट ले लीजिए, इंस्टामार्ट ले लीजिए, ज़ेप्टो ले लीजिए, उनके पास एक फाइनाइट स्पेस होती है, लिमिटेड स्पेस होती है। वो उन गुड्स को और प्रोडक्ट्स को स्पेस देना चाहते हैं जो क्विक मूविंग हो, जो फास्ट मूविंग हो, और जो प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग नहीं है वो उनको डीलिस्ट कर देते हैं या फिर स्पेस एलोकेट नहीं करते। तो अगर मेरा एक ब्रांड न्यू ब्रांड है जिसकी मार्केट में रिकॉल और प्रेजेंस नहीं है, तो मेरी डीलिस्टिंग की चांस भी बहुत हाई हो जाती है। सो ये मेरे हिसाब से पहले 3 मंथ्स ई कॉमर्स, देन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। और थोड़ा अगर बेसिक में जाने की कोशिश करते हैं तो जो बिल्कुल ही न्यू है, जिन्होंने अपने ब्रांड को या जो भी अपनी कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर काम करें भी स्टार्ट किया है, तो उन्हें किस किस तरीके के पेपर वर्क रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके के लाइसेंस रिक्वायर्ड हैं, हु आर एलिजिबल? ओके, देखिए, इंडिया में बिजनेस करने के लिए बड़ी सिंपल 3-4 चीज़ें चाहिए होती है और वही आपको ई कॉमर्स पे चाहिए होती हैं। एक सिंपल मोबाइल नंबर, ईमेल चाहिए होता है, वेरी सिंपल बेसिक, सबके पास होता है। एक जीएसटी चाहिए होता है। जीएसटी ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया जब तक आप बुक्स नहीं बेच रहे, बिकॉज बुक्स के अलावा और एग्जेम्प्ट कैटेगरीज के अलावा आपको सब पे जीएसटी चाहिए होता है। थर्ड, आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जहाँ पर आप पैसा लेंगे, ठीक है। फोर्थ, आपको प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स, बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज बेच रहे हैं जहाँ पर कोई कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए, मान लीजिए फूड बेच रहे हैं तो FSSAI चाहिए, शूज़ में BIS चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में BIS, तो वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। ये मेजर क्राइटेरिया होता है आपको हर जगह रजिस्टर करने का, ठीक है। आपको कैटलॉग्स और लिस्टिंग्स की इन्फॉर्मेशन भी आजकल AI काफ़ी अच्छी तरीके से बना सकता है। AI बहुत इवॉल्व कर गया है जहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है आपको बड़े बड़े फ़ोटो स्टूडियो से ही काम करना पड़ेगा। तो दैट ऑल्सो जो एंट्री बैरियर था कि पहले मुझे पूरे एक स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटोग्राफी और कैटलॉग बनवाने के लिए, वो आज मैं घर से एक छोटे स्टूडियो से भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, जिसने अपने ये पेपर वर्क पूरा कर लिया तो उसके पास में अब ऑप्शन ये बनता है, या तो मैं किसी इस तरीके के कंसल्टेंट, जैसे आपकी कंपनी है उस तरीके के कंसल्टेंट के पास में जाऊं, या मैं इंडिविजुअली भी इस चीज़ को कर सकता हूं। बिल्कुल, देखिए दो तरीके होते दोनों हैं। में फ़र्क क्या है? देखिए 2 तरीके होते हैं हर बिज़नेस करने का। पहला होता है कि फिगर इट आउट योरसेल्फ, ठीक है। आप गए मार्केट में, आपने ढूँढा, रिसर्च करा, टाइम लगाया, एफर्ट लगाया और खुद करा। दूसरा तरीका होता है आप एक्सपर्ट के पास जाएँ। एक्सपर्ट के पास जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम और आपका सबसे पहले टाइम ऑप्टिमाइज़ बेटर होता है और दूसरा हिट एंड ट्रायल नहीं होता। आज की डेट में जो हम जिन ब्रांड से बात करते हैं और जो समझते हैं, टाइम एक बहुत वैल्यूएबल एसेट हो गया है। टाइम टू मार्केट जो हमारे आज की डेट में एक मेट्रिक हो गया सबके लिए, कि आज की डेट में मैं मार्केट में कितनी जल्दी हिट कर सकता हूँ। अगर वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है तो 100% एक एक्सपर्ट के पास जाइए। बट अगर मैं एक सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ जहाँ पर मेरे पास टाइम है, तो एक अच्छी जर्नी होगी मेरे को अपने आप फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि मेरे को वो बिजनेस और इंडस्ट्री भी समझ में आएगी जब मैं वो पूरी जर्नी में जा रहा हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर मैं बोलूँगा डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँ। मैं एक अननोन ब्रांड हूँ, मुझे कोई जानता नहीं। अब ऐसे तो आपने एक पॉइंटर भी मेंशन भी किया कि थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है। मेरे लिए क्या स्कोप है क्विक कॉमर्स पे, अगर मुझे कोई नहीं जानता और मैं डायरेक्टली लिस्ट हो जाता हूँ वहाँ पे तो? ओके, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप एक रीजनल ब्रांड है तो जब भी आप क्विक कॉमर्स में लॉन्च करेंगे, अगर आप उस रीजन में भी आपका नाम है तो आपके पास पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका डिमांड बहुत अच्छा है और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है और ब्रांड रिकॉल की ज़रूरत नहीं है, वो एक अच्छी कैटेगरी एंटर करने के लिए। बट मेरा एडवाइस ये रहता है ऐसी किसी कैटेगरी में ना एंटर करिए जहाँ पे ब्रांडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट हो, या ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हो, बहुत सारे, या फिर कंपटीशन इंटेंस हो, जी। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल रहेगा, जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर, इन सब पे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है जी। तो अगर आप इन कैटेगरीज को ना टच करें शुरू के लिए, दैट्स अ बेटर सेंस। एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत क्विकली इवॉल्व हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर शुरू में जाना छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए या फिर न्यू कमर्स के लिए मे बी एडवाइजेबल नहीं है। राइट। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इस ई कॉमर्स की जर्नी को या अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो फिगर आउट ही ये करना चाहते हैं। जब आपने बताया कि कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है, तो क्या इसका भी कोई क्राइटेरिया है कि अगर मेरे को आना है, आई हैव एन कैपिटल जो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं ट्रेड करने के लिए आना चाहता हूँ, तो मेरे को वो कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, उसके अंदर आप कैसे हेल्प आउट करोगे, या वो इंडिविजुअल है तो वो खुद कैसे सर्च करे इसको? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आई थिंक इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं एंड फाइंडिंग अ नीश कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एनालिटिक्स होते हैं। अगर आप ब्लिंकिट में जाकर रजिस्टर करेंगे, वो भी आपको एक डिमांड एनालिटिक्स दिखाता है जहाँ पे वो बताता है कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है आपके रीजन और पिन कोड्स में। ऐसे ही अमेजोन पे भी जाके आप डिमांड स्टडी कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ये 3-4 टूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक डिमांड स्टडी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी डिमांड आ रही है। ये एक्सटर्नल टूल्स हैं? ये एक्सटर्नल टूल्स है। ब्लिंकिट के अंदर एनालिटिक्स इनबिल्ट है, तो जब आप ब्लिंकिट में लॉन्च करेंगे वहाँ पर आपको इंटरनली मिलेगा। इन टूल्स का फ़ायदा ये होता है, ये आपको 2-3 चीज़ों की एस्टिमेशंस देते हैं। पहला चीज़ का एस्टिमेशन देते हैं कि इसमें सर्च वॉल्यूम कितनी है। राइट। सर्च वॉल्यूम आपको बताता है कि कितने लोग आके इस प्रोडक्ट के बारे में पता कर रहे हैं। सेकंड बताता है कि अप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या डाउन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। अप ट्रेंडिंग का एक सिंपल टेक अवे एक न्यू पर्सन जो एंटर करा है होना चाहिए कि मेरा बिजनेस या फिर मेरा जो ये डिमांड है ग्रो कर रही है या फॉल कर रही है। अगर डिमांड श्रिंक कर रही है तो उस मार्केट में एंटर करने का कोई एडवांटेज नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वही मार्केट शेयर की लड़ाई करेंगे, आपको कहाँ जगह मिलेगा। तो बेटर है आप एक अप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढिए।
सेकंड, एक और टूल होता है जहाँ पर आप उसकी पूरी लास्ट 30 डेज़ का सेल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जो सेल्स होती है, सेल्स आपको बताती है कि कितना, अगर मैं मान लो कैटेगरी में बेस्ट सेलर बन जाऊँ तो मेरा क्या पोटेंशियल है, मेरा टोटल मार्केट साइज़ कितना है, मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, मेरे को मार्केटिंग कितनी चाहिए होगी, मेरा बजट्स कितने चाहिए होंगे। ये बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल इंसाइट्स देता है। मैं यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा। बहुत सारे टॉप सेलर्स आप देखेंगे टॉप प्रोडक्ट्स के ई कॉमर्स में जाके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और उस रिव्यूज़ के एनालिसिस करते हैं। वो रिव्यूज़ के एनालिसिस आपको एक गैप बताते हैं मार्केट में ऑफ कस्टमर्स हु आर नॉट सर्व्ड। तो आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स वो क्या फीचर्स मांग रहे हैं जो प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। और जो प्रो सेलर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो सारा रिव्यूज़ को बहुत डिलीजेंटली पढ़ते हैं। आपने अमोक जी रिव्यूज़ के बारे में बातचीत करी है, बट एक और मेंटेलिटी जो यूज़र्स के माइंड के अंदर रहती है, ये रिव्यूज़ हैं जो डले हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओरिजिनल रिव्यूज़ नहीं है। यहाँ पे आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है कि ये जो रिव्यूज़ हैं वो एजेंसी ही डलवाती हैं या ओरिजिनल भी होते हैं? देखिए, बोथ वेज रिव्यू मैन्युपुलेशन एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, और ये हमारी एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री आप कहीं पर भी जाएं, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये इशू आता है। हाउएवर मेरा मानना अभी भी है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं, ब्लिंकिट लीजिए, अमेजोन लीजिए, ये बहुत अच्छे कर्व्स लगाती हैं रिव्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। 100% कर्व्स काम करते हैं नहीं करते, बट डेफिनेटली काफ़ी स्टिंजेंट मेजर्स लेते हैं जो लोग रिव्यूज़ मैन्युपुलेट करते हैं। तो मेरा ये इस पे पर्सपेक्टिव है। हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से जर्नी को डिस्क्राइब किया कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस क्या होने चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च आपने कर ली, वर्कआउट कर दी। एक और बड़ा क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा है उसके माइंड में आता है, और जो लोगों के बीच में भी है, RTO, रिटर्न रेशो किस तरीके से। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी रिटर्न रेशो कम रही है, या कितनी वाइबल है, एक रिटर्न रेशो कितनी वाइबल है? आज की डेट में देखिए, एवरेज रिटर्न रेशोज 5 to 8% आती हैं, ठीक है। अगर मैं फैशन कैटेगरीज में जाऊँ, फैशन कैटेगरीज में 20% प्लस जाता है। मेरे हिसाब से अगर बिज़नेस 15-20% के आसपास चला, उससे ऊपर चला जाता है, तो बिज़नेस वाइबल नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आने का वन ऑफ द सिंपल रीजंस है कि प्रोडक्ट की कस्टमर और आपके प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन मिसमैच है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मिसमैच क्यों है। हम उनको क्लियरली प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट साइजिंग समझा नहीं पा रहे, पिक्चर्स कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, हम हायर वैल्यू ले रहे हैं देन द वैल्यू उनको जो लग रही है जब वो हाथ में पकड़ रहे हैं उस प्रोडक्ट को। सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो लुकिंग एट रिटर्न्स, आई थिंक जब तक आप एक डीप एनालिसिस करके ना समझे तब तक आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता लगेगा। अगर मैं नंबर और मेट्रिक्स दूँ, आई थिंक 5 to 8% तो हर कैटेगरी में रहते हैं। लोएस्ट कैटेगरी यूजुअली FMCG होती है, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, उसमें रिटर्न्स का कोई बहुत रोल होता नहीं है। तो FMCG वुड बी द लोएस्ट एंड फैशन वुड बी लाइक द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर रिटर्न्स। अमोक जी, एक यूज़र है, उसने अपना बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्लान कर ली, एक छोटी सी यूनिट इकोनॉमिक्स भी उसे अगर बनानी है, MRP से रिलेटेड किस तरीके से उसकी MRP होगी, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होनी चाहिए अगर वो ई कॉमर्स जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो? ठीक है, आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और बहुत ही मिसअंडरस्टूड है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम सेलर्स हैं इंडिया में जो अपनी एंड टू एंड पेमेंट्स रिकनसाइल कर पाते हैं, बहुत ही कम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमेज़ॉन और ब्लिंकिट या कोई भी है चार्ज कैसे करते हैं। सबसे पहली मिसकंसेप्शन होती है, लोग सोचते हैं कि वो MRPs पे चार्ज करते हैं। वो चार्ज करते हैं जो भी सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है जो भी आपकी कलेक्शन होती है कस्टमर से। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 200 रुपीज़ का है और मैंने उसको डिस्काउंट के बाद 150 का बेचा, तो 150 पे चार्ज होगा। अगर मैंने 150 पे 10 रुपीज़ शिपिंग भी ली है तो आजकल वो 160 पे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जो भी कलेक्शन टू कस्टमर आता है उसके ऊपर हमारी पूरी कमीशन चार्ज होती हैं। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, यूजुअली लॉजिस्टिक्स होते हैं। लॉजिस्टिक्स डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट का वेट और वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट कितनी है, उसके ऊपर हमारे चार्जेस होते हैं जो हमारे वेयरहाउस से पिक होता है और कस्टमर्स के पास ड्रॉप होता है। थर्ड, यूजुअली एक छोटा सा फीस होता है जिसको क्लोजिंग फीस, कलेक्शन फीस, पेमेंट गेटवे फीस मान लीजिए, वो यूजुअली होता है। ये 3 ऑलमोस्ट फिक्स चार्जेस होते हैं।
इसके बाद आप 2 और एडिशनल चार्जेस ले सकते हैं। एक एडिशनल चार्ज होता है जब भी आप एक कोई FBA यूज़ करें, फ्लिपकार्ट का FBF करें, जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री उनके वेयरहाउस में रखवाएँ और वहाँ पर वो स्टोर करें, पिक पैक करें और शिप करें। वो एक छोटा सा चार्ज होता है। और लास्ट जो आई थिंक सबको अकाउंट करना चाहिए इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक सिंपल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आप बिड्स करते हैं कीवर्ड्स पे अपना ब्रांड पोर्टफोलियो दिखाने के लिए या फिर वीडियोस दिखाने के लिए अपने रेलेवेंट कस्टमर्स को। प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में ऑर्गेनिक रीच लिमिटेड देते हैं। जब तक आपके पास एक सॉलिड एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग प्लान नहीं है, आपकी रीच एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी। एंड सेकेंडली, एक जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन आती है इज़ Amazon और Blinkit और हर जगह पे देयर इज़ नथिंग नोन एज गोइंग वायरल। इंस्टाग्राम पे आप ओवरनाइट सक्सेस हो सकते हैं, बट Amazon के अलॉग्रिथम्स ऐसे बने हैं कि वो आपको कंसिस्टेंसी के लिए रिवॉर्ड करेंगे। मंथ ऑन मंथ गुड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। ओवरनाइट वायरल होने का कॉन्सेप्ट आपने Amazon पे कभी सुना ही नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए बने हैं कि आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हैं, टाइमली डिस्पैचेस हैं, आपका रिटर्न रेशो लोअर है, आपके पास ऑर्डर डिफेक्ट्स नहीं आ रहे, आपका पैकेजिंग रिजेक्शंस नहीं है, आपकी लिस्टिंग क्वालिटी ठीक है। तो लुकिंग एट ऑल दोज पैरामीटर्स इज़ हाउ यू मतलब स्केल ऑन द मार्केट प्लेस। प्रोडक्ट वाइज भी अगर हम बात करें, जैसे लेट्स सपोज आपके 10 प्रोडक्ट हैं, अब कई ब्रांड के साथ हम लोग बात करते हैं कि 10 में से मेरे ना 1-2 प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो ज़्यादा हिट होते हैं, बाकी के 9 प्रोडक्ट्स ऐसे ही रह जाते हैं या वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ है कॉल्ड द 80-20 रूल। अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी देखेंगे, हर कंपनी में ये एप्लीकेबल होता है। टॉप 20% प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ रेवेन्यू। अगर एज अ ब्रांड आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप यही देखेंगे जो टॉप 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी कंपनी चलाएंगे। एंड ये छोटी कंपनी के साथ नहीं, बड़े लार्ज कॉर्पोरेशंस के साथ भी एप्लीकेबल हैं। इसको समझते हुए तभी हमारी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड द हीरो प्रोडक्ट। तो हम समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस का हीरो प्रोडक्ट क्या है। जिस दिन आप वो हीरो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उन्हीं 1 या 2 प्रोडक्ट्स को स्केल करेंगे जो आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी लेके जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन का था कि मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, 2 ही चलते हैं, 7-8 का क्या। एवरेज आज की डेट में कहते हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका 67 to 70% का सेल थ्रू आता है। सेल थ्रू का मतलब होता है कि अगर मैंने 100 यूनिट का स्टॉक खरीदा अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, तो मेरा 67 या 70 यूनिट्स तक बिकेगा, 20-30 यूनिट्स मेरा फंसा रहता है। अच्छी कंपनीज का नंबर है ये। जब 30% मेरा इन्वेंट्री फंसी रहती है, वो मेरा मेन प्रॉफिट होता है। जो स्मार्ट कंपनीज होती हैं उनके पास हमेशा एक अच्छी लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं 30% को ऑप्टिमाइज कैसे करूं, ये इनको लिक्विडेट कैसे करूं। अगर आप टॉप चैनल्स और कंपनीज देखेंगे, जो टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया के, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छा लिक्विडेशन चैनल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अच्छे ऑफर्स दे पाते हैं वो कस्टमर्स को अपनी कलेक्शंस पे, और कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी टू बाय दोज प्रोडक्ट्स, चाहे वो लेटेस्ट सीजन या लेटेस्ट कलेक्शन के ना हो, बट हाई वैल्यू होते हैं और अच्छी क्वालिटी और ब्रांड से आते हैं। सो ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स हैव बिकम अ गुड लिक्विडेशन चैनल एज वेल फॉर ब्रांड्स। अच्छा, एक और बेसिक क्वेश्चन जो सबके माइंड के अंदर रहता है कि यार मैं अगर 100 रुपीज़ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरे को अमेज़ॉन को कितने पैसे देने होंगे, फ्लिपकार्ट को कितने पैसे देने होंगे, परसेंटेज जो भी मेरे को इनकम आ रही है उसके ऊपर उनका क्या चार्जेस होता है, एक रफ एस्टिमेशन। नंबर्स पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से 300 के नीचे के प्रोडक्ट्स वाइबल नहीं होते, बट अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा तो देना चाहूँगा कि कमीशन स्टार्ट होती है 2% से लेके 40% तक। एवरेज कमीशन 6 to 20 के बीच में फिर इवॉल्व करती हैं। मान लीजिए हम 15% कमीशन की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो मेरे 300 रुपीज़ के कैलकुलेशन पे देखते हैं कि 15 रुपीज़ मेरा कमीशन हो गया, 2 से 3 रुपये मेरा कलेक्शन या क्लोजिंग फीस आएगा, और 50 या 60 रुपीज़ का एक फिक्स्ड चार्ज होता है जो डिलीवरी चार्ज होता है नेशनल कोरियर पे। इंडिया में लॉजिस्टिक्स तीन डिस्टिंक्शंस में डिवाइडेड है। पहला होता है लोकल होता है विद इन द सिटी। सेकंड होता है रीजनल, अगर हम नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, तो ऐसे रीजनल हो जाता है। थर्ड होता है नेशनल, कि जैसे आप उस से चले जाएं अक्रॉस इंडिया। तो अगर आपका कैलकुलेशन जब भी एज अ सेलर हम करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम लॉजिस्टिक्स फीस लें। बैंक में ज़्यादा पैसा आएगा तो चुभेगा नहीं, कम आएगा तो चुभेगा। बिल्कुल सही है। तो नेशनल फीस पे हम ट्राई करते हैं कैलकुलेट करें। नेशनल फीस आज की डेट में 60 से 65 रुपये पर 500 ग्राम्स आती है।
तो अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 15 रुपये कमीशन लग गया मेरा, 2 से 3 रुपये क्लोजिंग फीस लग गया, 50 से 65 रुपये मेरा अप्रॉक्सीमेटली मेरा शिपिंग चार्ज लगेगा। तो ये 3 होते हैं जो हमारे को हमेशा कैलकुलेट करने पड़ते हैं। थर्ड थिंग जो हमारा इसके ऊपर लगता है, इस 5 से 10 रुपये पैकेजिंग लगेगा हमारा, वो आई थिंक हम इंटरनली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मार्केट प्लेस को हमारे को ये 3 चार्जेस देने ही देने हैं। वेरी गुड। इसी से एक नॉर्मल एक यूनिट इकोनॉमिक्स एक बना सकता है कोई भी बंदा। और अब बातचीत करते हैं हम लोग एक मेथड के ऊपर कि हमें नंबर ऑफ SKUs कितने रखने चाहिए। बीइंग एन एक्सपर्ट, कितना SKU आप सजेस्ट करते हो? मार्केट प्लेसेस में और सब बात करते हैं कि विड्थ ऑफ SKUs इज़ गुड, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। विड्थ ऑफ SKUs को मार्केट करके उसके ऊपर विजिबिलिटी लाने में बजट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैं बिलीव करता हूँ नैरो एंड डेप्थ में। नैरो एंड डेप्थ मतलब होता है कि आप फोकस्ड SKUs लॉन्च करिए जहाँ पर आप मल्टीपल उसके यूनिट्स होल्ड करिए। एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए मैं 1,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग पे और मेरे पास 100 प्रोडक्ट है, तो मेरे एक प्रोडक्ट को 10 रुपये की विजिबिलिटी मिलेगी। विज़ मान लीजिए मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और मैं 1,000 रुपये मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे एक प्रोडक्ट को 500 रुपये की विजिबिलिटी मिलेगी। परफेक्ट। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है तो फ़ायदा ही नहीं है लॉन्च करने का, क्योंकि शुरू में तो मार्केटिंग पुश मेरी तरफ से आएगा। उसका सक्सेस तो तब आएगा जब ऑर्गेनिक सेल्स किक इन होना स्टार्ट होंगी। अब बातचीत करते हैं हम मार्केटिंग की। आपने बार बार हमने मेंशन किया है कि मार्केटिंग इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। मार्केटिंग के कौन कौन से मेथड हैं जो हमारे को क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्लेटफॉर्म से हट के कौन कौन से मार्केटिंग है जो आप सजेस्ट करते हो? मार्केटिंग की ना पहले बात करते हैं और समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। बहुत सारी हम लोगों में मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हम प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और कस्टमर्स आके ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। राइट। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि ऑर्गेनिक विजिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म से बहुत लिमिटेड है। अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आपका फ्रेंड्स, फैमिली और पर्सनल नेटवर्क्स होनी चाहिए। अगर मुझे मार्केट स्टार्ट करना है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने पर्सनल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, और उनको बताऊँ कि मेरे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं या फिर ब्लिंकिट पे अवेलेबल हैं। ये मेरा स्टेप 1 होना चाहिए। स्टेप 2 होना चाहिए मेरा, जहाँ पे मैं पेड मीडिया के ऑप्शंस देखूँ। ठीक है, स्टेप 2 होना चाहिए जहाँ पे मैं पेड मीडिया के ऑप्शंस देखूँ। पेड मीडिया का एंट्री लेवल बहुत कम है। पेड मीडिया का एंट्री लेवल में 100-200 रुपीज़ पर डे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। पेड मीडिया के लिए मुझे कोई बहुत पैसे नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कर सकता हूँ, ऑन अमेज़ॉन कर सकता हूँ, ऑन ब्लिंकिट कर सकता हूँ। थोड़ा सा पेड मीडिया का मतलब होता है कि इन पे थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग स्पेंड करके। ट्रैफिक को क्या हम पेड मीडिया से, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल से, हम डाइवर्ट कर सकते हैं इन सब? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा हाई लेवल है जो हम अपने टॉप ब्रांड्स के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये सबके लिए बता देता हूँ व्यूअर्स के लिए कि ज़ोमैटो और मेटा के पास एक APIs हैं जो आपको एंड टू एंड ट्रैकिंग देती हैं कि जब भी आप मेटा से ट्रैफिक भेजेंगे ब्लिंकिट पे, क्योंकि ब्लिंकिट एक ज़ोमैटो कंपनी है, तो आपके पास ऑलमोस्ट एंड टू एंड ट्रैकिंग मिलती है अपने ऑडियंस की। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है तो आप उसको बिल्कुल अपनी ई-कॉमर्स प्रेजेंस पे लेवरेज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। थर्ड जो उसके मैंने आजकल बहुत अच्छे ROIs देखे हैं इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इफ़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डन करेक्टली, आपको मल्टीप्लाइड रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो गलतियां मैंने देखी हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, इस जब भी कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, सब डिफरेंट मैसेजिंग करते हैं। हर इन्फ्लुएंसर अलग अलग चीज़ बोल रहा है। जबकि अगर मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है तो मैं सबसे एक ही चीज़ बुलवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक FMCG ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ और उसमें मैं क्लीन लेबल की बात कर रहा हूँ, तो मैं सबको बोलूँगा नो शुगर, क्लीन लेबल, सोर्स्ड प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स। मैं एक मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट करवाऊँगा। अगर वो मैसेज मेरे कस्टमर्स को हिट कर जाता है, उनके दिमाग में मेरा ब्रांड रह जाता है। अब इन्फ्लुएंसर के केस में एक चीज़ जो मैंने कॉमन, आप इस पे करेक्ट कीजिएगा कि एक ही इन्फ्लुएंसर को सेम कैटेगरी में, लेट्स सपोज FMCG का ही वो प्रमोशन कर रहे हैं या लाइफस्टाइल का प्रमोशन कर रहे हैं,
तो वो सेम ही प्रमोशन बार बार कर रहे होते हैं। तो आजकल जो देखा गया है कि इन्फ्लुएंसर, मतलब आज से 2 साल पहले जाएं तो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा सेल्स ड्राइव करते थे। अब वो इतना ज़्यादा ओवर प्रमोट कर चुके हैं सेमी कैटेगरी के 20 प्रोडक्ट, तो वो कहीं ना कहीं स्टक नहीं हो जाता? कई बार हमें लगता है कि नहीं, वो सेल्स ड्राइव नहीं कर पा रहे हमारे प्रोडक्ट के लिए। एब्सोल्युटली प्रणव जी, एब्सोल्युटली सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा ना कंज्यूमर इंसाइट देता हूँ। आज की डेट में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जेन एक्स, जेन अल्फा, जेन जी, इनमें से किसी को एडवर्टाइज करके खरीदना अच्छा नहीं लगता। दे डोंट वांट टू बी एडवर्टाइज्ड, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी सीइंग समबडी यूज इट, पुट इट टू यूज, सी द रिजल्ट्स एंड देन बाय इट। कहने का मतलब है जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कस्टमर्स है ना, उनको आप एडवर्टाइजिंग दिखाओगे ना, वो एडवर्स होंगे आपसे। बट अगर आप उनको क्रिएटिव कंटेंट दिखाओगे, दे विल बिकम अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स होता है कि जो पहले लोग आपके ब्रांड में आके आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आपकी मैसेजिंग उनके साथ अच्छी है और आप उनको रिलेट कर पा रहे हो थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस। मुझे लगता है ये पॉइंट जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग जैसे इरिटेट हो जाते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर पे बहुत पैसा लगा दिया बट आउटकम नहीं आ रहा है। जैसे आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें मेंशन किया है कि आपको मैसेजिंग बहुत क्लियर देनी है और रिलेट करवाना है। अगर आपका कंज्यूमर एंड यूज़र जेन जी है तो वो रिलेट कर पाएगी, हाँ दिस इज़ फॉर मी। एंड द बेसिक ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग, योर मार्केटिंग शुड नेवर लुक लाइक मार्केटिंग, देन ओनली यू कैन बाय। तो वो बेसिक्स हैं मार्केटिंग के, वो आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। जैसे आजकल ना आपने देखा होगा कि फैशन ब्रांड्स भी ना क्विक कॉमर्स पे बहुत सारे आ गए हैं। बट जैसे ही जैसे आज मैंने एक टी शर्ट देखी और मैं 5 दिन के बाद देखता हूँ तो वो टी शर्ट ब्रांड हट जाता है। और ये मैं रेगुलरली नोटिस करता आ रहा हूँ जेप्टो पे या ब्लिंकिट पे या अदर भी जो क्विक कॉमर्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फैशन ब्रांड्स इतने जल्दी रिप्लेस क्यों हो जाते हैं? पहले 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ है कि फैशन ब्रांड्स आज की डेट में क्विक कॉमर्स पे अपने बेसिक एसक्यूज ला के अच्छा सक्सेस देख रहे हैं। हमारे टॉप लीडिंग फैशन स्पोर्ट्स ब्रांड है इंडिया में जिनके साथ हम काम करते हैं, वो एक पैक ऑफ 3 का सिंपल सॉक्स का सेट करते हैं जिसमें वो एक ब्लैक, ग्रे और वाइट करते हैं। हमने उनके साथ एक ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे ट्राई करा था और बहुत अच्छा सेल थ्रू रहा। तो ये क्लियरली दिखाता है कि डिमांड फॉर बेसिक फैशन, नॉट हाई फैशन, बेसिक फैशन इज स्ट्रॉन्ग ऑन क्विक कॉमर्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि जो आपका क्वेश्चन था वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को एक वेयरहाउस में डालते हैं, वेयरहाउस से वो डिफरेंट डार्क स्टोर्स के अंदर एलोकेट होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब प्रोडक्ट्स वेयरहाउस से डार्क स्टोर पे जा रहे होते हैं तो वो उन डार्क स्टोर्स पे जाते हैं जहाँ पर स्पेस अवेलेबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है वो उस डार्क स्टोर पे जाए जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की सेल्स हाईएस्ट है या आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाईएस्ट है। सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ये बात पता है और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है जो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। राइट। तो ये एज ए ब्रांड तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेट्स सपोज मैं नोएडा में हूँ, मैं एग्जांपल, और मैं सेंट्रल नोएडा में, मेरा वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा जा रहा है बट मेरी इन्वेंट्री वहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, और एक इन्वेंट्री मेरी पड़ी है। लेट्स सपोज नोएडा एक्सटेंशन में मेरी इन्वेंट्री पड़ी है, तो क्या वो शफल नहीं होगी इन्वेंट्री? बिटवीन डार्क स्टोर्स इन्वेंट्री बहुत कम मूव करती है। ओके। ये एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है जो सारे ब्रांड्स फेस करते हैं। ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे वॉल्यूम्स कर रहे हैं वो पिन कोड ट्रैकिंग करते हैं। ओके। कि मेरे अवेलेबिलिटी रेट्स क्या है। हर क्विक कॉमर्स चैनल भी उनको पता है कि वो कैसे आपको फिल रेट्स देते हैं। फिल रेट्स भी एक मेट्रिक होता है और वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे डार्क स्टोर्स हैं और इंडस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस डेफिनेटली सिस्टम में है। ये रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा बट बड़ी कंपनीज को पता है कि उनकी लिस्ट में है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। और आप जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं। प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबिलिटी के हिसाब से कभी कभी हो जाते हैं, नॉट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सेल्स, जो आपका चैलेंज है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बहुत बारी आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। मेरे जैसा छोटा ब्रांड, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, मैंने एक लिमिटेड इन्वेंट्री अपने लिए क्रिएट की है, तो मेरे लिए तो
क्या ऐसा ऑप्शन नहीं है कुछ कि मैं अपने लिए अपना डार्क स्टोर चूज कर पाऊँ रेदर देन वेयर हाउस पिक करने की बजाय? मेरे को पता चले कि ये 5 डार्क स्टोर ऐसे हैं जहाँ से मेरा सेल अच्छा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना माल भेजूँ रेदर देन कि मेरा माल बहुत सारा ऐसा एक वेयर हाउस में पड़ा ही रह जाए और वो ख़राब हो जाए या समहाउ मेरी इन्वेंट्री वेस्ट हो जाए। सो आपका पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड है। इसका जवाब ये है कि आज की डेट में आपके पास चॉइस नहीं है कि कौन से डार्क स्टोर में आपकी अवेलेबिलिटी रहे। इसका एक प्रॉब्लम भी है कि जो टॉप परफॉर्मिंग डार्क स्टोर्स होंगे हर ब्रांड उन पे जाना चाहेगा। तो कोई भी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट या कोई भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको चॉइस नहीं देता कि आप खाली एक ही डार्क स्टोर में अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएं। ओके। हाउएवर देर इज़ एनालिसिस कि आप देख सकते हैं कि मेरे किस टाइप ऑफ डार्क स्टोर्स में स्ट्रॉन्गर सेल थ्रू आ रहा है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स प्लान कर पाएँ। ओके। अगर आपके अर्बन पिन कोड्स में आ रहे हैं तो आप अपने पैकेजिंग साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर रूरल पिन कोड में तो आपको अपना पैकेजिंग साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनना पड़ेगा। तो यह आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी इंसाइट्स दे सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अभी भी क्विक कॉमर्स के पास है, ब्रांड्स के पास नहीं है। और उसी इंसाइट्स को देख के मेरे को लगता है कि आपको अपने डार्क स्टोर की विजिबिलिटीज़ को देख के उस एरिया के अंदर अपने मार्केट को अदर देन प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि वहाँ से आपकी थोड़ी पिकिंग विकिंग और स्ट्रांग होना चालू हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितनी आपकी रीजनल प्रेजेंस बढ़ेगी उतना आप देखेंगे कि कस्टमर्स की एफिनिटी टुवर्ड्स आपके ब्रांड पे बढ़ेगी। अगर कस्टमर्स को समझ में आएगा कि इस रीजन में ये ब्रांड अच्छा अवेलेबल है, तो 100% आप देखेंगे कि आपका अपटेक ज़्यादा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जब भी कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता होगा तो दो क्वेश्चन और माइंड में आते हैं, मैं ई कॉमर्स से स्टार्ट करूं या अपना एक सेल्फ स्टोर बना लूं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेलर चाहता है कि मैं मार्केट प्लेस को कोई कमीशन ना दूं और सारा कमीशन खुद रखूं। मैं भी ये चाहता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप उनका ट्रैफिक अपने लिए लेवरेज कर रहे हैं। उन पे एक रेडीमेड ट्रैफिक है जो आप ला रहे हैं। विज़ा विज़ जब आप अपना स्टोर बनाएंगे तो आपको ट्रैफिक या फिर लोगों को कहाँ से जनरेट करेंगे, पहला डिसीजन मेरे दिमाग में ये आना चाहिए। जो हमने यूज़ केसेस देखे हैं, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है और धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को अपने ब्रांड के बारे में बताना और अपने प्लेटफॉर्म से मूव करना अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है। योगेश जी, इसका आंसर करते हुए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपकी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं FMCG प्रोडक्ट्स में हूँ तो FMCG प्रोडक्ट्स ओन वेबसाइट्स में बहुत कम सेल है। अगर ओन वेबसाइट्स की सेल्स अच्छी होती तो आज की डेट में HUL, PNG जो हमारे यहाँ पे टॉप FMCG कंपनीज है वो सब अपने स्टोर्स खोल चुके होते हैं। उनके लिए एक स्टोर खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी प्लेटफॉर्म लेवरेज कर रहे हैं। हाउएवर अगर आप एक हाई फैशन कैटेगरी में हैं तो आप देख पाएंगे कि हाई फैशन में एक सर्टेन प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस होता है जो मे बी एक मार्केट प्लेस पे ना मिल पाए, एक वेबसाइट पे मिल पाए। तो उनके कस्टमर्स वेबसाइट पे शॉप करने के लिए खुश हैं, नॉट ऑल कस्टमर्स। तो अगर मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मैं पहले स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली लेवरेज कौन सा ट्रैफिक कर रहा हूँ। सेकेंडली, मैं किस कैटेगरी में हूँ, मेरे कस्टमर्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से मैं इस पर डिसीजन लूँगा। अगर मैं FMCG में भी हूँ और मैंने अपना एक स्टोर बना के रखा हुआ है जिसके ऊपर मेरी कॉस्ट जो है वो नहीं जाती, क्योंकि मैं उसके अंदर प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं वो उससे विजिबिलिटी इसको इंक्रीज़ करता हूँ और डायरेक्टली वो जो आपका ट्रैफिक है उसको शॉपिफाई की, मतलब शॉपिफाई से अपना ट्रैफिक ई कॉमर्स की तरफ ही मोड़ता हूँ, ये स्ट्रेटजी किस तरीके की है? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा कस्टमर्स इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं वो एक स्ट्रैटेजी है। वो कम्युनिकेशन चैनल आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो सकता है, आपके ऑफलाइन इवेंट्स हो सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, जैसे भी। और अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनको रीडायरेक्ट अमेजोन पे करना इनिशियली अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में आपको उन कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पर रखना चाहिए। कन्वर्ट करेंगे उनको अपनी वेबसाइट पर रख के कन्वर्ट करना एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनेगा आपके लिए फ्यूचर में। इसके लिए मैं आपको एक और थोड़ा सा और एडवांस स्टेज की चीज़ बताता हूँ। आजकल के ब्रांड्स कम्युनिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। उनको खाली कस्टमर से एक ट्रांजैक्शन नहीं करना, उनको कस्टमर से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर करना है।
अगर मैं मान लीजिए एक कॉफ़ी बेचता हूँ या चाय बेचता हूँ, मुझे खाली कॉफ़ी नहीं बेचनी, मुझे कल को उनको कॉफ़ी सिपर बेचना है, मुझे कॉफ़ी मग्स बेचने हैं, मुझे कॉफ़ी फ़िल्टर्स बेचने हैं, मुझे कॉफ़ी कैप्सूल्स बेचनी है। वो तभी पॉसिबल है जब मेरी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो। राइट। उस कम्युनिटी में मैं उनको इनवाइट करूँगा, मैं 2 शेफ़्स को बुलाऊँगा कि इनके लिए एक फ्री कॉफ़ी सेशन करिए कि कैसे हाउ कैन यू नो ब्रू योर बेस्ट कॉफ़ी, ओवरनाइट कोल्ड ब्रूज़ कैसे करते हैं। मैं सेलेब्स को लाऊँगा, तो क्या होगा कि मैं उस कम्युनिटी को वैल्यू दूँगा और वो कम्युनिटी मेरे को लाइफ में जाके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस देगी। दैट इज़ वेयर द बिग ब्रांड्स आर फोकसिंग टुडे। हम लोग जैसे इस पॉडकास्ट में काफ़ी डिस्कशन क्विक कॉमर्स को लेके कर रहे हैं। तो अब जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, राइट? अब जैसे हम एक मार्केट में यूज़र का शिफ्ट हम देख रहे हैं कि वो ऑब्वियसली क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। और क्विक कॉमर्स में अगर हम आज ब्लिंकिट की बात करें, ज़ेप्टो की बात करें, इन लोगों ने अराउंड अराउंड 1500 से 2000 के आसपास अपने डार्क स्टोर ओपन कर लिए हैं। एज ए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इसको किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि यूज़र तो शिफ्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा यूज़र शिफ्ट हो गया, बट समहाउ यूज़र तो शिफ्ट हो रहा है। इस यूज़र शिफ्ट को क्या अमेज़ॉन और ये सब प्लेटफॉर्म फील कर पा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक यूज़र्स बहुत जल्दी शिफ्ट हो गए हैं और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इस रेस में बहुत पीछे नहीं है। हम्म। फ्लिपकार्ट ने अपना मिनट्स लॉन्च कर दिया, अमेज़ॉन ने नाउ लॉन्च कर दिया। आप ऐप्स के अंदर इंटीग्रेटेड देखेंगे, आजकल आ गया है। अमेज़ॉन आज की डेट में 350 डार्क स्टोर पर है। मेरी लास्ट वीक ही अमेज़ॉन की टीम से बात हुई थी, काफ़ी डिस्कशंस थी, तो मैंने भी उनको ये पॉइंट रेज़ करा कि आपको लगता है कि आप लोग रेस में पीछे रह गए हैं? हम्म। उनका जवाब ये था कि ये एक कैपिटल इंटेंस गेम है। खाली डार्क स्टोर ही खोलने हैं तो हमारे पास वो कैपिटल है डार्क स्टोर्स खोलने का, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और हमारे पास वो नो हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम 350 को 3500 भी लेके जाएंगे, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से और हम सब की जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके हिसाब से हमारे को लगता है वो लोग पीछे हैं। बट मुझे लगता है अगले 12 से 18 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे क्विक कॉमर्स की गेम में, बिकॉज जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं एज एन डिजिटल सेक्टर में, वो क्विक कॉमर्स में ज़्यादा फोकस्ड आ रही हैं। क्या गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस भी ऐसे आने वाले टाइम पे आ सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि मूव तो कर रहे हैं सब लोग, बट ये 10 मिनट्स डिलीवरी, 15 मिनट्स डिलीवरी, इसको लेके बड़ा डिस्कशन चल रहा है आजकल हर जगह। तो ये भी क्या क्विक कॉमर्स के रास्ते में एक बैरियर बन सकता है, और ये ब्रांड इन सब को लेके भी कंसर्न हो कि कहीं गवर्नमेंट ने ये 15 मिनट्स 10 मिनट्स बैन लगा दिए, क्योंकि उसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। देखिए एब्सोल्युटली, अगर गवर्नमेंट के कोई भी न्यू रेगुलेशंस और लॉज आते हैं इसके लिए, तो इंडस्ट्री को पिवट उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक बिजनेस एक कस्टमर को सर्व करता है, कस्टमर की वो क्विक नीड्स हैं जिसको बिजनेसेस सर्व कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस लगाए, मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अच्छे रूल्स लगाए कि आप 10 मिनट डिलीवरी कैसे सेफली करिए। अच्छे रूल्स लगाए कि आप 15 मिनट 20 मिनट जो भी डिलीवरी टाइमलाइन गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको सेफली करिए, ताकि इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाए। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस एक नेगेटिव चीज़ नहीं है हमारे लिए। अगर गवर्नमेंट क्लियर गाइडलाइंस दे दे तो ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है, राइट। और इंडस्ट्री के सारे पार्टिसिपेंट्स भी खुश होंगे। सेकंड, आई थिंक बहुत सारी नेगेटिव एनोटेशन है सेइंग कि 10 मिनट डिलीवरी ख़राब है, करेक्ट है। हम में से कोई जज नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर्स वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एज ए ब्रांड मुझे लगता है कि जो डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट आया वो बहुत नियर बाई है। अगर मेरी सोसाइटी है, मुझे लगता है उसके विद इन 1-2 किलोमीटर की रेंज में इन लोगों ने वो ओपन डार्क कर दिया स्टोर्स है। होते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न इट बिकम्स कि आपको इतना क्विकली कोई भी सामान जो है मिल जा रहा है। वो 10 मिनट्स एक्चुअली में नहीं है, वो है तो वही 30-35 मिनट, बट अवेलेबिलिटी इतनी पास में हो गई है कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी आ गया आपके पास सामान। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन एडवांस हो गई है यस, और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी का एडवांस हो गई है। सपोर्ट लेके वो राइट। लेवरेज कर पा रहे हैं। क्विक कॉमर्स की बात करते हैं। देखिए, क्विक कॉमर्स इंडिया में हमेशा फ्लरिश करेगा सिंपली बिकॉज ऑफ द पर स्क्वायर फुट पॉपुलेशन इंडिया हैज़। हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, हमारा छोटा सा लैंड मास है और छोटे से लैंड मास में 150 करोड़ लोग हैं, वो क्लियरली दिखाता है कि हमारा पर स्क्वायर फुट जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्विक कॉमर्स के मॉडल को सपोर्ट कर सकता है। ये सेम मॉडल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस में फेल होते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप एरिया देखेंगे, वाइड है,
हमारी सर्विस कॉस्ट कम है, उनकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, तो उन मेट्रिक्स के हिसाब से हमारा जो इंडस्ट्री है इज सेट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ फर्स्टली। सेकेंडली देखिए जो सप्लाई चेन डिज़ाइन हुआ है बहुत ही इंटेंस सप्लाई चेन है। जो कोई कॉमर्स को समझता है, मैं उनको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए 45 जेप्टो और ब्लिंकिट एवरी डे सुबह 4 बजे से पहले 45 लाख फ्रेश फ्रूट, इंग्रेडिएंट्स, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ सोर्स करते हैं और एक दिन में 30 से 40 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं उनके। सो इमेजिन कितनी रोबस्ट सप्लाई चेन बनाई है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करना, क्वालिटी चेक करना, वेयर हाउस में इन्वर्ट करवाना, कस्टमर्स को डिलीवर करवाना एक बहुत ही इंटेंस बिजनेस एग्जीक्यूशन केस है। सो जो डिलीवरी देखते हैं वो आप एक सेट ऑफ सप्लाई चेन देखते हैं, बट आप प्लीज़ प्रोक्योरमेंट, स्टैकिंग, टेक्नोलॉजी, कनेक्शन, अवेलेबिलिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, पेमेंट्स, कितना बड़ा सप्लाई चेन सेटअप हुआ है इसको इनेबल करने के लिए। एक जो पहले क्विक कॉमर्स से पहले एक जो भी प्रोडक्ट होते थे उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्सेस अगर मैं ये क्विक कॉमर्स का डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करूं, दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फॉर अ ब्रांड? ओके, सो योगेश जी, वैलिड क्वेश्चन। योगेश जी देखिए, एक ब्रांड के लिए प्रॉफिटेबल हमेशा ई कॉमर्स रहेगा। नंबर सिंपली मीन बिकॉज मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से 30,000 प्लस पिन कोड इंडिया में सर्विस कर सकता हूँ, तो मुझे मल्टीपल जगह अपनी इन्वेंट्री स्प्लिट नहीं करनी पड़ती, मेरी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो अगर मैं ब्रांड हूँ, मेरे लिए आइडियल रहेगा कि मैं एक जगह स्टोर करूँ और पूरे वर्ल्ड में सर्विस करूँ। चैलेंज क्या आता है कि मैं पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी और डिलीवरी स्पीड नहीं मीट कर पाता। उसको देखते हुए हमने मल्टीपल छोटे छोटे सेंटर्स बने थे जिनको हम वेयर हाउसेस कहते थे, और वेयर हाउस का सब बनता है जिसको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं। बिकॉज ये सप्लाई चेन सेटअप हुई है कि 10 मिनट डिलीवरी के लिए, तो ये एक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ई कॉमर्स मेरे लिए हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि मेरा स्पॉइलेजेस कम होंगे, मेरा वेस्टेज कम होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा। बट अगर मुझे कस्टमर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फिर मतलब कोई कॉमर्स को कोई बीट करना शायद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। आपने भी बात की वेस्टेज की या स्पॉइलेजेस की। उस केस में एज ए ब्रांड ओनर मेरे पास कितनी क्लैरिटी है कि जो मेरा इन्वेंट्री है वो किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है या उसको किस कंडीशन में रखा जा रहा है ताकि मेरी इन्वेंट्री ख़राब ना हो? क्या जिम्मेदारी एज ए वो वेब स्टोर की होती है या वो कुछ हम पे भी कुछ डाला जाता है? एज अ ब्रांड ओनर सबसे पहले बात करते हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, जिससे आपको रिपोर्टिंग मिल पाएगी। तो देखिए, सारे चैनल्स ट्राई करते हैं कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं जहाँ से आप अवेलेबिलिटी, करंट इन्वेंट्री, रिटर्न्स, स्पॉइलेजेस सब कुछ मेजर कर पाएँ। ये फुली एफिशिएंट है नहीं है, आपको 100% एक्यूरेट डेटा मिलता है, वो ट्राई करते हैं बट कहीं ना कहीं गैप आता है। मार्केट प्लेस और क्विक कॉमर्स चैनल्स की तरफ से इंटेंट पूरा है आपको क्लियर डेटा देने का। तो अगर ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होगा कि एक सेलर के पास कितनी इफेक्टिव डेटा आता है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि एक सेलर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड कंडीशन में प्रोडक्ट्स वेयर हाउस पहुँचाना। वेयर हाउस टू डार्क स्टोर की डिस्ट्रीब्यूशन ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट और जेप्टो पे होती है। वहाँ पर उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे शिप हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके क्यू कॉमर्स पार्टनर की या कोई कॉमर्स पार्टनर की। और अगर वो इन्वेंट्री वहाँ पे रखे ख़राब होगी, लेट सपोज मेरी इन्वेंट्री, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न भी करते होंगे इन्वेंट्री कि आपका इन्वेंट्री सेल नहीं हुआ, बट वो लेट सपोज ख़राब हो गया उनके कंडीशंस के कारण, कुछ चैलेंजेस के कारण या लोकेशन की प्रॉब्लम्स के कारण, तो इस केस में कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं। करेक्ट, सो आप डिस्प्यूट्स रेज कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास सेलर प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं, जहाँ से आपको प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट्स मिल सकती हैं। इसको जानते हैं, प्रैक्टिकली बताता हूँ कि देखिए, जब एक नया रोबस्ट सिस्टम आता है उसको स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगता है। अगर हम लोग छोटी सी चीज़ भी अपनी कंपनी में चेंज करें, हमारे को भी चीज़ को चेंज करके रोबस्ट लाने में टाइम लगता है। तो जब ये बड़ी कंपनीज कर रही हैं, आई थिंक पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, प्रैक्टिकली 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ये सच बात है।
बट ऐसा नहीं है कि ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट या जेप्टो में पॉलिसीज़ नहीं है हमारे को रीइंबर्स एज अ सेलर को रीइंबर्स करने की फॉर डैमेजेस। मैं अगर प्लान करूँ, जैसे कि मुझे पता है कि अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे मार्केटिंग करनी है, तो एक सर्टेन बजट मैं लेके चलता हूँ अपना, कि मुझे इतना बजट स्पेंड करना है। अगर क्विक कॉमर्स पे मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मुझे कितना बजट लेके चलना चाहिए? अगर लेट्स सपोज़ मेरा 1 लाख का ओवरऑल बजट है, तो मार्केटिंग के लिए मुझे क्या बजट डिसाइड करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मार्केटिंग समझते हैं कि मार्केटिंग ज़रूरी है या नहीं है। मार्केटिंग 100% ज़रूरी है। ऑर्गेनिक रीच, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लिमिटेड होती है। उसके बियॉन्ड आपको स्केल करना है तो मार्केटिंग आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है। अब समझते हैं मार्केटिंग होती क्या है। हुँ, हमारी इंडस्ट्री में जो लार्जेस्ट कॉस्ट होती है हर बिजनेस की, वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं होती, इनोवेशन कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग होती है या कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होती है। अगर आप आजकल शार्क टैंक वार्क टैंक बड़े शोज देखेंगे तो सबसे पूछते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन क्या है। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एक बिजनेस को क्लैरिटी देते हैं कि मेरे को अगर एक नया कस्टमर अपने साथ जोड़ना है तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, उसको हमारी लैंग्वेज में मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग करने के मल्टीपल वेज हैं। एडवर्टाइजिंग एक सिंपल तरीका है जहाँ पर आप जाके प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड्स पे स्पेंड कर सकते हैं, वो रेलेवेंट कस्टमर्स को ला सकते हैं अपने पेज पे, और उनको अगर अच्छा प्रोडक्ट लेगा तो आपसे लेके जाएंगे। ये फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट है। सेकंड होता है जो कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट की यूजेज डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। थर्ड जो मैं आजकल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ इस ड्रॉप्स देख रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉप्स क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कस्टमर्स, ब्रांड्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट फ्री गिव अवे प्राइसेस पे देते हैं कस्टमर्स को। अब क्या होता है, थोड़े लोग उसको सैम्पलिंग कहते हैं। ड्रॉप्स का बेसिकली मतलब होता है कि कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है और वो नहीं ले रहा, आप उसके लिए एकदम रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, और अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो आके वापस खरीदेगा। तो लोगों को डिस्काउंटिंग बहुत बुरी चीज़ लगती है हमारे इंडियन टर्म्स में कि मैं डिस्काउंट क्यों दूँ। बट इसको डिस्काउंट के टर्म्स में मत देखिए, इसको देखिए कि आप अपने कस्टमर को अपने साथ ट्रांजैक्शन करने से रिस्क कैसे गिरा रहे हैं। हुँ, उसका रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर उसका रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन है तो वो ज़रूर आपके साथ आके बिजनेस करना चाहेगा। हुँ, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द गुड वेज ऑफ स्टार्टिंग टू मार्केट। कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करवाइए। जितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना आपका रीच बढ़ेगा। राइट। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज़ क्विक कॉमर्स के साथ में काम करता हूँ, तो वो ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं, मतलब अपने ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन हमसे लिया जाता है। तो उसमें मार्केटिंग को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? मुझे अगर अगेन लेट्स सपोज़ मैंने अपना ₹100 के प्रोडक्ट में से ₹25 क्विक कॉमर्स को दे दिए, अगेन मैं ₹25 लेट्स सपोज़ मार्केटिंग पे अलग से स्पेंड करूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ़ वो ₹50 का एक ब्रैकेट बच गया। तो उसमें मैं कैसे प्रॉफ़िटेबल कैसे होऊँगा फिर? ओके, तो आज की डेट में देखते हैं कि अगर आपको एक आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी रजिस्टर करते हैं ब्लिंकिट पे, ब्लिंकिट आपसे 25,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी लेता है। जी। वो 25,000 रुपीज़ आपसे लेके आपके एडवर्टाइजिंग वॉलेट में डाल देता है, हुँ, और ये पर प्रोडक्ट कॉस्ट है। अगर वो जो आपके एडवर्टाइजिंग वॉलेट में डालता है वो तो आपको उनके प्लेटफॉर्म पे एज एडवर्टाइजिंग खर्चा करना तो है ही है। जी। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एक एंट्री बैरियर रख दिया कि अगर आपको एक भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है 25,000 रुपये देने हैं। उस 25,000 को आप उनकी कीवर्ड्स, ब्रांड्स या फिर पेज व्यूज़ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स या फिर ऐड अलग अलग जगह दिखेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि मुझे खर्च करना है तो क्यों करना है, क्योंकि वो मेरे से कमीशन ऑलरेडी ले रहा है। हुँ, आप उसके ट्रैफिक की कॉस्ट को कमीशन मानिए। ठीक है, उसके उसके चैनल को यूज़ करने के लिए कमीशन मानिए, क्योंकि अगर आपको 10 मिनट डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्रिएट करना पड़े तो वो एक बहुत हाँ, ही राइट, राइट। मैसिव कॉस्ट है। जी। ठीक है, तो क्योंकि आप उसका नेटवर्क लेवरेज कर रहे हैं डिलीवरीज और स्टोरेज और इन सब के लिए, उसको आप कमीशन मांगिए। जो मेरे को मार्केट करके नए कस्टमर्स अपने ब्रांड के साथ जोड़ने हैं उसको आप मार्केटिंग मानिए, जिसको आप ओवर एंड अबव देंगे, तो आपको थोड़ा सा बेटर सेंस लगेगा। हुँ, बिजनेस टर्म्स में मैं एग्री करता हूँ कि काफ़ी बार कमीशंस बहुत हाई हो जाती है और हुँ, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हिट करती है। राइट। और आपका पॉइंट एकदम ठीक है, बट क्योंकि इकोसिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, आपको अपने बिजनेस मॉडल उसके अराउंड बनाना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि अगर उसने ये क्लैरिटी नहीं रखी कि कौन कितना स्पेंड कर रहा है अपना मार्केटिंग के ऊपर,
तो सबको अगर एक ही लेवल पे रखोगे तो वो प्रोडक्ट कर ही नहीं पाएगा, किस प्रोडक्ट को मेरे को अप्राइज करना है, किस प्रोडक्ट को क्या दिखाना है। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी। तो ऐसे केस में अगर मैं कोई कॉमर्स पे आता हूँ, राइट, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोग 1-2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2 महीने में 3 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस प्लेटफॉर्म से आउट हो जाते हैं। मुझे अगर सक्सेसफुल होना है क्विक कॉमर्स पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, मैं कितना टाइम फ्रेम अपने पास में लेके आऊँ और क्या एक एक परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग का बजट लेके आऊँ, और ताकि मुझे एक सर्टेन सक्सेस तो मिले। उसके बाद तो ऑब्वियसली बहुत सारा एफर्ट रिक्वायर्ड है, बट एक अश्योर्ड हो जाए कि हाँ, मुझे कुछ तो सक्सेस मिलेगा इस पे। मैं सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी को अलग अलग मानूंगा। सक्सेस का मतलब होगा कि मेरा प्रोडक्ट का अपटेक बढ़ रहा है। राइट। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होगा कि मेरे ऑर्गेनिक सेल्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे मार्केटिंग में। जी। ब्लिंकिट ने आपके लिए लेवल्स बना दिए हैं। जब भी आप ब्लिंकिट पे लॉन्च करो तो आपको लेवल 0 पे लॉन्च करता है, जिसको ट्रायल कहते हैं। ट्रायल पे जब लॉन्च करता है आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 डे विंडो देखता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है बिफोर वो आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करता है। सक्सेस होगा कि मैं लेवल टू लेवल अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आप डीलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो सक्सेस है कि मैं लेवल 2 लेवल 3 और पैन इंडिया लेवल 4 जाके एक्सपैंड कर पा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी मेरी लेवल 2 लेवल 3 से पहले नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले मेरे पास इतने कस्टमर्स ही नहीं होंगे जो आके मेरे से ऑटोमेटिकली या ऑर्गेनिकली खरीदेंगे। आपके क्वेश्चन को बाइफरकेट करते हुए, सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को अलग अलग एज अ सेलर मुझे मेजर करना पड़ेगा। राइट। तो टाइम फ्रेम एक, मतलब एटलीस्ट मैं 1 साल तक तो सोचूं कि नहीं, उससे पहले तो मेरे लिए देखिए, सक्सेस 1 होना। साल सस्टेन करना, अगर आप 6 से 8 महीने कोई कॉमर्स पे निकाल लें, मेरे को लगता है उसका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जो 9 to 12 मंथ्स वाला क्वार्टर आएगा आपके लिए, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जो ब्रांड इसको देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को, मेरे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग 2 महीने 3 महीने पे और इवन इट्स नॉट अबाउट क्विक कॉमर्स ही, हमारे पास में भी जो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं वो 3 महीने एप्लीकेबल 6 टू महीने के एनी बाद। बिजनेस की, आप अगर कोई भी बिजनेस इन टर्म ऑफ स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो यू हैव टू बी रेडी विद द टाइम फ्रेम। आपको अपने बिजनेस को कितना वो टाइम फ्रेम देना है। और अगर अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना भी होगा, तो शुरुआत के पॉइंट में भी आपने मेंशन किया था कि इनिशियल ब्रांडिंग या इनिशियल मार्केटिंग एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं आपके ब्रांड के सक्सेस में, एंड देन अगर आप क्विक कॉमर्स पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो सक्सेस का रेशो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट लोग आपके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा एक सेल्फ अवेयरनेस मार्केट में आपके ब्रांड को लेके होती है। करेक्ट। आई थिंक जब भी हम कुछ चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, आजकल जो जेनजी या जो भी नए फाउंडर्स आ रहे हैं, उनके पास टाइमलाइंस बहुत ही क्रंच रहती हैं। इवन जो मेरे एजेंसी बिजनेस है, जो मेरा फुल बिजनेस है, वहाँ पर भी हमारे पास बहुत कम ब्रांड्स आते हैं जो 3 ईयर या 5 ईयर विंडो पीरियड में आते हैं। सारे ब्रांड यूजुअली 3 मंथ्स 6 मंथ्स मैक्सिमम 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, जो अपना प्लान्स मांगते हैं। अगर फाउंडर्स 3 to 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए नहीं आएंगे, 3 to 6 मंथ्स में प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल करने का बहुत ही ब्लीक चांस है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में इतनी क्राउडिंग है कि आप अपने लिए एक अलग से नाम उस टाइम फ्रेम में नहीं बना पाते। अगर आपने इस पॉडकास्ट को देखा होगा तो मैं तो इसको एक मास्टर क्लास कहूँगा। मास्टर क्लास एक एक्सपर्ट के द्वारा, जिन्होंने आपको बहुत बारीक से, जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो सारी हमारे क्वेश्चन भी, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग ए मार्केटर कितने सारे छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, एज ए ब्रांड कितना कुछ फेस करना पड़ता है, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन जब उन सारे टॉपिक्स पे आती है तो क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, कि सिर्फ मतलब रेस में नहीं जाना है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है, देखना है, समझना है, एंड देन एक जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ब्रांड को आगे लेके जाना है। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट अपना बना लिया है, नाउ मेरे को थोड़ा सा स्केल करना है या मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली हैं तो आपको अपनी यूनिट इकनॉमिक्स कैसे बनानी है, यूनिट इकनॉमिक्स बना लिया है, जब आप लिस्ट हो गए हो तो आपको मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आप अगर मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हो तो अब आपको स्केल कैसे करना चाहिए। तो जीरो से लेके लास्ट तक की इंटेंसिटी अमोघ जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जो अपनी ई कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू अमोघ जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने बेसिक से स्टार्ट किया और आगे तक इस जर्नी को आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द थैंक यू पॉडकास्ट। सो मच थैंक यू, प्रणव थैंक एंड यू सो योगेश फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू।